Hello student, welcome to the session of social science. Today we are going to discuss and understand the features of federalism. अब फेडरलिज्म की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, बट फेडरलिज्म के फीचर्स क्यों जरूरी हैं? लेट्स सी. मेरे हाथ में अभी एक चीज है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है. ये क्या है? आप में से ज्यादातर सोच रहे होंगे कि सर चॉकलेट है. कैसे पता कि इसके अंदर चॉकलेट ही है? क्या पता इसके अंदर फोम हो, या क्या पता इसमें कुछ और ही निकल के आ जाए. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये चॉकलेट है? चॉकलेट एक कॉन्सेप्ट है. उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमने कहीं ना कहीं इसके फीचर्स की बात की. जैसे अगर मैं बोलूं कि चॉकलेट के फीचर क्या होते हैं, आप कहेंगे सर ये ब्राउन कलर की होती है, स्मेल बड़ी अच्छी सी होती है, कोको फ्लेवर आता है, इसके अलावा ये टेस्ट में काफी ज्यादा मीठी और क्रंची भी हो सकती है. तो ये कहीं ना कहीं इसके फीचर हैं, और फीचर ही मिलके आपके एक डेफिनेशन को बनाते हैं. जहां हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो समझ ली, पर क्या ये फेडरलिज्म सच में एग्जिस्ट करता है वो हमें समझना पड़ेगा इसके फीचर से. तो आइए एक एक करके हम उनके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे. तो फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मल्टीपल लेवल, शेयर्ड सिटीजन, पावर शेयरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कंसेंसस, द जुडिशरी यानी जुडिशरी का रोल, और इसके बाद है एंश्योरिंग द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और लास्ट में आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डुअल ऑब्जेक्टिव. ये क्या है? इनको धीरे धीरे और एक एक करके समझते हैं और जानते हैं इस डेफिनेशन को और डिटेल में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले लेवल की. पहला लेवल होता है मल्टीपल लेवल. जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें या फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली बताया जाता है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे ही होंगे. क्योंकि अगर सिर्फ एक लेवल है तो वो यूनिटरी फॉर्म कहलाता है, फेडरल नहीं कहलाता. तो फेडरल का मतलब है यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगे. और इसका एग्जांपल बेल्जियम है, जहां पर हमने कैसे देखा कि एक सेंट्रल लेवल था, फिर स्टेट लेवल था और फिर कम्युनिटी लेवल था, जबकि हमने श्रीलंका में सिर्फ एक लेवल देखा जो यूनिटरी फॉर्म को दर्शा रहा था. तो हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे. ये कहता है कि यहाँ पर शेयर्ड सिटीजन होते हैं और उन्हीं के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. इसका मतलब क्या? सरकारें बदल जाने से लोग भी बदल जाएंगे? नहीं. अब हमारे देश को ले लीजिए. हमारे देश में अलग अलग लेवल की सरकारें हैं, पर सिटीजन तो सेम ही हैं. इसी तरीके से यहाँ पर हर गवर्नमेंट का एक ज्यूरिडिक्शन मैटर होता है जो कि स्पेसिफिक होता है. अब उस ज्यूरिडिक्शन मैटर में उनका लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सभी की गली में स्ट्रीट लाइट जरूर लगी होती है. अब ये स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो जाएगी तो क्या हम सीधा पीएम ऑफिस चले जाएंगे या प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाके कंप्लेंट करेंगे? नहीं ना. आपको याद होगा ये सारे काम बटे हुए हैं और इसको बहुत इजीली समझाया गया है इनके अलग अलग स्पेसिफिक मैटर से, जिससे रिलेटेड टैक्सेशन, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर अलग अलग सरकारों को दी जाती है. तो चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर ये कहता है पावर शेयरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि पावर शेयरिंग बोल देने से काम चल जाता है. जैसे अक्सर होता है ना, हम घर में बोल देते हैं कि बेटा आप ये वाला काम कर लीजिएगा, आप ये वाला काम कर लीजिएगा, और बाद में चलकर हम आपस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कौन सा काम दिया था. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, जहां पर हम साफ कहते हैं द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सा ज्यूरिडिक्शन एरिया है. साथ ही साथ so the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब इससे क्या होगा, आपस में लड़ाई नहीं होगी कि कौन सा टॉपिक किसके पाले में था, किसको पता चल रहा है. अब साफ कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसको कौन सा काम सौंपा गया था. आगे चलते हैं और इसको और डिटेल में देखते हैं. अब ये कहते हैं कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कंसेंसस. मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि पापा ने अपने दोनों बच्चों को कहा कि बेटा आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना. अब बड़े वाले को ये काम छोटे वाले का जो काम मिला है उसको बड़े अच्छे से आता है, तो वो कोशिश करेगा कि ये वाला काम भी मैं ले लूं. तो ऐसे में लड़ाई होगी. अब ये लड़ाई ना हो तो इसके लिए हमने क्लॉज डाला कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. साफ सीधी सी बात है. ऐसा नहीं है कि स्टेट चाहे कि अरे ये मैटर मुझसे समझ ले रहा है, ये स्टेट को दे देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं.
तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई एक चाहकर भी वो टॉपिक को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप इसे किसी भी टॉपिक से जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सड़कें बनाना, अगर स्टेट कहता है कि मुझसे सड़कें नहीं बनती, नेशनल हाईवे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका काम कर ले। अब ऐसे में सिर्फ स्टेट के चाहने से वो टॉपिक नेशनल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कंसेंट देना पड़ेगा। और इसका बहुत अच्छा और रीसेंट एग्जांपल है जीएसटी। जिस टाइम पे जीएसटी को लागू किया गया था, वहां पर सेंटर और स्टेट्स दोनों आपस में साथ मिलकर आए और साथ में एक सहमति दिखाई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, जो है रोल ऑफ जुडिशरी का। अब यहाँ पर जुडिशरी का क्या रोल आता है, अब ध्यान से इसको समझते हैं। जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता है। अब जब भी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता है तो बहुत बार कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोगों में झगड़े हो जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरकार के लेवल्स में भी झगड़े देखने को मिले? अब इन झगड़ों को सुलझाएगा कौन? तो यहाँ जुडिशरी का रोल आता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कितनी पावर दी गई है, और इसी वजह से कोर्ट को हम लीगल गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास है। अब इसके बाद हम बात करें तो ये पावर किस किस लेवल को कितनी कितनी दी गई है उसे भी क्लियरली बताता है। तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो इन लड़ाइयों के बीच में एक अंपायर का काम करता है, जो कि इनके बीच के जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको बहुत अच्छे से समझाता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास कावेरी इशू भी है। कावेरी को लेकर जो पानी है उसको 4 स्टेट्स में बांटा जाता है और इसके ऊपर कितनी पावर किसको दी जाएगी ये कोर्ट बताता है। उन चारों स्टेट्स की प्रॉब्लम को बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व भी किया गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, जो कहता है एंश्योरिंग द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब जब सरकारों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर को बांटा गया है और उनको निभाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों को पैसा भी तो चाहिए। अब सरकार काम करेंगी और उसके लिए पैसा नहीं होगा तो ऐसे काम कैसे चलेगा? तो यहाँ पर इस बात का साफ ध्यान रखा गया कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर लेवल के लिए उसको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है, यानी कौन सी सरकार को किस तरीके से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हाउस टैक्स जो होता है वो हम देते हैं लोकल गवर्नमेंट को। इसके अलावा जब भी हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो हम आरटीओ चार्जेस देते हैं। जो रोड टैक्स होता है जो हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। उसके बाद हम कमाते हैं हमारी इनकम, तो इस इनकम से जो मिलने वाला टैक्स है उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो कहीं ना कहीं तीनों गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू दिए गए हैं। तो इसी तरीके से सरकारों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डुअल ऑब्जेक्टिव की। तो फेडरेशन के अंदर डुअल ऑब्जेक्टिव कैसे हैं? यहाँ पर मैं बेल्जियम के केस को लेना चाहूंगा। बेल्जियम में हमने देखा कि कैसे उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी यूनिटी को प्रमोट करना और साथ ही साथ उसको सेफगार्ड करना। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत क्लियर होती है फेडरेशन सिस्टम में कि यूनिटी को मेंटेन कर लिया जाता है, जैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ पर किया भी। अलग अलग सरकारें बनाई जिससे उनकी जो प्रॉब्लम थी यूनिटी की उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट था अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। कैसे बेल्जियम में अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप थे और जिनके चलते कंट्री डिवाइड हो सकती थी, उस पॉसिबिलिटी को खत्म किया अकोमोडेशन मॉडल के थ्रू। तो साफ कहते हैं कि फेडरेशन एक बहुत अच्छा फीचर है जहां पर आपको चाहिए कि आपकी अपनी यूनिटी बरकरार रहे और साथ ही साथ आप अपनी डाइवर्सिटी को डील भी कर पाए। और इसीलिए कहा गया कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम वो होता है जहां पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है अलग अलग सरकारों के बीच, लोगों के बीच, और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट होता है जहां वो खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं। तो आइए अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया और बेल्जियम दोनों ही फेडरल कंट्रीज हैं। ऐसे में ऐसा कौन सा फीचर है जो कहता है कि इंडिया सिमिलर है बेल्जियम से, और ऐसा कौन सा फीचर है जो कहता है इंडिया का जो फीचर है वो डिफरेंट है बेल्जियम से? यानी आपको एक सिमिलर फीचर और एक फीचर जो डिफरेंस बताता है उनको एक्सप्लेन करना है। कोशिश कीजिएगा जब आप एक्सप्लेन करें तो एक लाइव एग्जांपल लेके आएं, उससे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।